हम क्रियाशारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। इसको हम बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके गैसेस ट्रांसपोर्ट तक बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड डिलीवर्ड टू द टिश्यूज व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज डिस्चार्ज। तो इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक लाइफ सस्टेनिंग गैसेस एक्सचेंजर है। तो इसका अल्टीमेट बायोलॉजिकल काम क्या है? एटमॉस्फेयर से जरूरी ऑक्सीजन को खींचना और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट यानी CO2 को बाहर निकालना। देन उसके बाद फीटल लाइफ डेवलपमेंट। तो फीटल लंग्स आर नॉन फंक्शनल कोलैप्स। जो हमारे फीटर्स होता है उसमें लंग्स जो है वो नॉन फंक्शनल रहते हैं। बेबी रेस्पिरेशन प्लेसेंटा के थ्रू ही करता है। जब बेबी बाहर आता है तब उसको जो जो फर्स्ट क्राई होती है तब वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि तभी उसके लंग्स जो है वो खुलते हैं। Then gases exchange occurs through placenta between mother and fetus. The very first breath occurs only after the birth. Next, normal respiratory rates. Normal breathing rates vary significantly across different age groups. So different age group में different breathing rates होते हैं। जैसे कि नॉर्मल न्यूबॉर्न्स में ब्रीदिंग रेट जो है वो पर मिनट 30 to 60 पर मिनट होता है। अर्ली चाइल्डहुड में 20 to 40 पर मिनट होता है। लेट चाइल्डहुड मीन्स 17-18 ईयर ओल्ड चाइल्ड में रेस्पिरेशन रेट 15 to 25 होता है और एडल्ट में 12 to 16 होता है। तो जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका रेस्पिरेटरी रेट कम होते जाता है। Types of respiration. There are two types of respiration. One is external respiration and another is internal respiration. The exchange of respiratory gases O2 and CO2 between the lungs and the blood is in pulmonary capillary. तो external respiration क्या है? Exchange of gases between the lungs and blood capillaries. तो lungs लेवल पे जो exchange of gases हो रही है उसे हम external respiration बोलेंगे। और इंटरनल रेस्पिरेशन कौन सी होगी? जो हमारे बॉडी टिश्यू और ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। मतलब जो हमारे टिश्यूज है वो काम करते हैं, तो वो काम करने के बाद CO2 जो है वो ब्लड वेसल्स में रिलीज आउट करेंगे, तो वो इंटरनल रेस्पिरेशन में आएगा। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हमारी लंग्स में होती है एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में। तो दिस इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ गैस लोडिंग एंड अनलोडिंग। एंड इंटरनल रेस्पिरेशन इंक्लूड्स सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये सेलुलर लेवल पे ये काम होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस विद इन द सेल्स। Phases of respiration. Phases of respiration. Respiration occurs in two phases. One is inspiration, another is expiration. Inspiration, during which air enters the lungs from the atmosphere, that is inspiration. And expiration, during which air leaves the lungs. During normal breathing, inspiration is an active. जब नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी तब वो एक्टिव प्रोसेस है, मतलब वो अपने आप हो रही है प्रोसेस। एंड एक्सपिरेशन इज अ सॉरी इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। मीन्स इंस्पिरेशन के लिए हमें ATP रिक्वायर्ड हो रही है, हमें एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है इंस्पिरेशन के लिए। बट नॉर्मल एक्सपिरेशन इज एन पैसिव प्रोसेस। जब हम एक्सपायर करते हैं तो वो अपने आप एक्सपायर होती है, हमें उसके लिए कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती है, ATP यूज नहीं करना होता है। तो एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। So phase 1 inspiration, atmospheric air enters the lungs. This is an active process involving muscles contraction. Expiration, air leaves the lungs during normal breathing. This is a passive process due to elastic recoil. Then functional anatomy of the track. पूरी एनाटॉमी को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। नाक से गले के वोकल कॉर्ड तक का हिस्सा अपर ट्रैक है और हमारी सांस की जो नली होती है दैट इज ट्रकिया से लेकर लंग्स तक का हिस्सा जो है वो लोअर ट्रैक है। So upper track includes structure from the nose to vocal cord, structures nose, nasal cavity, pharynx, larynx. Lower tracks include trachea, bronchi, and lungs. From forms the tracheobronchial tree. So lower track forms tracheobronchial tree. Then the lungs, primary organ for exchange, enclosed by bilayered membrane called as pleura.
Next, conducting versus respiratory zone. So conducting zone, interconnecting tube that conducts air, no gas exchange occurs here. मीन्स जो हमारे एयर फ्लो का जो पैसेज होता है उसे हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं. नोज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. इसका काम क्या होता है? वार्म, मॉइस्टन एंड फिल्टर्स एयर. ये कंडक्टिंग जोन का काम होता है. Then respiratory zone. Respiratory zone, the site where exchange of respiratory gases occurs. Respiratory bronchioles, alveolar ducts and sacs और एल्वियोलाई, ये सारे जो है वो रेस्पिरेटरी जोन में आएंगे. ठीक है. तो ट्रकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक हमारा जो है वो कंडक्टिंग जोन होता है. ट्रकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यहाँ तक हमारा कंडक्टिंग जोन आएगा. और फिर वहां से रेस्पिरेटरी ब्रोंकल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, ये सारे हमारे जो है वो रेस्पिरेटरी जोन में आएंगे जहाँ पे एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज होती है. Then, respiratory unit. The structure and functional unit of lung is called as respiratory unit. Exchange of gases occurs only in this part, that is respiratory unit. और हमारा respiratory unit क्या है? Alveoli को हम generally respiratory unit बोलते हैं, but इसमें सारे के सारे component जैसे कि respiratory bronchioles, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद वाला जो पार्ट होता है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होता है. देन उसके बाद एल्वियोलर डक्ट आएंगे, एल्वियोलर सैक्स आएंगे, एंट्रम आएंगे और फिर एल्वियोलाई आएगा. तो ये सारे के सारे हमारे रेस्पिरेटरी यूनिट के कंपोनेंट्स है. Alveolar cells and pneumocytes. Alveoli are lined by epithelial cells called as pneumocytes. तो alveoli में कौन सी रेस्पिरेटरी सेल्स होती है जो एक्चुअली रेस्पिरेशन में हेल्प करती है? दैट इज pneumocyte. These are divided into two types, type 1 alveolar cells and type 2 alveolar cells. तो type 1 alveolar cells हमारे lungs में 90 हमारे alveoli में 95% सरफेस एरिया कवर करते हैं जो कि स्क्वामस एपिथेलियम से बने रहते हैं. और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या रहेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. मतलब टाइप 1 alveolar cells सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे. फिर ये टाइप 2 alveolar cells की क्या जरूरत पड़ी? तो टाइप 2 alveolar cells जो है वो हमारे लंग्स में जो है वो सर्फेक्टेंट की तरह काम करते हैं. सर्फेक्टेंट बनाते हैं जो लंग्स को कोलैप्स होने नहीं देते. और मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी को मैक्रोफेजेस हमारे बॉडी को मीन्स फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट भी करते हैं, जैसे कि डस्ट और बैक्टीरिया जो है उसको मैक्रोफेजेस एनगल्फ कर लेते हैं. तो टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन पर्पस. तो क्यूबॉइडल, ये क्यूबॉइडल और अमीबॉइड सेल्स होते हैं, कवर ओनली 5% एरिया, फंक्शन सीक्रेट सर्फेक्टेंट, रीजनरेट्स वॉल ड्यूरिंग इंजरी. और ये रीजनरेशन का भी काम करता है. ठीक है. नेक्स्ट, द प्लूरा एंड द प्लूरल कैविटी. Enclosed by bilayer serous membrane called as pleura. The lungs are enclosed by a bilayer membrane called as pleura. अब प्लूरा के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा. विसरल प्लूरा डेलिकेट इनर लेयर कवरिंग ऑफ द लंग्स, जो लंग्स के इनर साइड में होती है वो होती है विसरल प्लूरा. यू कैन सी हियर दिस इज विसरल प्लूरा जो कि लंग्स को जस्ट कवर कर रही है. एंड दिस इज बाहर का पैराइटल प्लूरा जो लंग्स को बाहर से कवर कर रही है. और विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में क्या होती है? प्लूरल कैविटी होती है जो कि नैरो स्पेस बिटवीन लेयर कंटेनिंग फ्लूइड. तो प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड फिल्ड होता है. Act as a lubricant to prevent friction and create negative interpleural pressure to keep lung expanded. Okay. Abnormal pleural condition. अब प्लूरल कंडीशन, जो प्लूरल कैविटी के बीच में जो फ्लूइड फिल्ड होता है जैसे हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, उसमें अगर एयर उसमें डिफॉर्मिटीज आ गई, जैसे कि उसमें एयर फिल्ड हो गई प्लूरल कैविटी में अगर एयर का एक्यूमुलेशन होना चालू हो गया तो उसे हम क्या, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं. दिस इज क्लिनिकल इम्पोर्टेंस. आपको ये लिखना पड़ता है बिकॉज वी आर स्टडिंग फिजियोलॉजी. So this is important and we have to learn it. Then hydrothorax. Hydrothorax क्या होता है? Accumulation of water, that is serous fluid inside the pleural cavity. Hemothorax is accumulation of blood inside the pleural cavity. और phytothorax क्या होता है? Accumulation of pus inside the pleural cavity.
सो दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूमोथोरैक्स. सो दिस इज कोलैप्स लंग और यहाँ पे एयर एयर जो है वो फिल्ड हुई है. सो दिस विल लुक लाइक दिस. This is air filled, so this is condition of pneumothorax. Non respiratory functions. तो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन हमारा लंग्स जो है वो सिर्फ रेस्पिरेशन का ही काम नहीं करता, वो बाकी सारे अलग अलग काम भी करता है. सांस लेने के अलावा हमारा सिस्टम स्मेल करने में मदद करता है, लैरिंक्स की मदद से आवाज निकालता है और डस्ट पार्टिकल को नाक से बाल, म्यूकस और कफ स्नीज रिफ्लेक्स से बाहर फेंक देता है. तो ये सारे काम भी लंग्स करता है. ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन नॉस्ट्रिल डिटेक्ट स्मेल. Vocalization, larynx, facilitate speech. Dust prevention, nasal hair and mucus filter particle, macrophages, phagocytes, debris, etc. Defense. डिफेंस में इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस वाया ल्यूकोसाइड, मास्ट सेल्स, एंटी सेल्स इन एल्वियोलाई. वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है, वाटर लॉस टू इवेपोरेशन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन. सो ये सारे नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस है लंग्स के. ठीक है. अगेन टेम्परेचर, lungs temperature, acid base balance, anticoagulation, ACE secretion, hormonal synthesis. लंग्स बीपी भी रेगुलेट करता है क्योंकि यहाँ से ACE नाम का एंजाइम निकलता है. साथ ही यहाँ की मास्ट सेल्स हेपारिन बनाती है जो ब्लड क्लॉटिंग रोकता है और ब्रीदिंग प्रेशर से ब्लड वापस हार्ट तक खींचता है, जिसे वेनस रिटर्न भी बोलते हैं. ठीक है. तो temperature heat loss during expiration helps regulate temperature, acid base balance, regulating CO2 level in blood, maintain pH, anticoagulant, mast cell secretes heparin to prevent clotting. ACE secretion, capillaries secrete ACE, converting angiotensin 1 to active angiotensin 2. और hormonal synthesis, synthesis of prostaglandins, acetylcholine and serotonin. ये जो hormonal synthesis में भी ये help करता है. It is mechanism of ventilation. Ventilation का mechanism. अभी हमारे पास ventilation क्या होता है? The rate at which air enters or leaves the lung. तो जिस रेट से हमारे लंग से एयर बाहर निकलती है या एंटर करती है, तो उस रेट को हम लोग वेंटिलेशन बोलेंगे. It is divided into two types. One is pulmonary respiration and another is alveolar respiration. तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम मतलब हम एक बारी में जितना सांस अंदर लेते हैं या बाहर से होते हैं, तो वो होती है 500 ml. तो 500 ml हमारा टाइडल वॉल्यूम फिक्स रहता है नॉर्मल लंग्स के लिए. और उसका रेस्पिरेटरी रेट, अगर हम हमारी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेंज कितनी होती है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. तो रेस्पिरेटरी रेट अगर हम 12 कंसिडर करिए और टाइडल वॉल्यूम अगर हम 500 कंसिडर करिए, तो हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन कितना आएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम 6 लीटर आएगा, 6 लीटर पर मिनट. दैट इज 6000 ml पर मिनट. ये हमारा नॉर्मल पल्मोनरी वॉल्यूम रहेगा. देन बात करते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन की. पल्मोनरी मतलब लंग्स के लंग्स लेवल पे, एल्वियोलर मतलब एल्वियोलाई से जिस रेट से एयर एंटर या फिर एग्जिट कर रही है. So alveolar ventilation, the amount of useful air utilized for gases exchange every minute. तो alveolar volume, tidal volume minus dead space into respiratory rate. तो respiratory rate हमारा fixed है 12. फिक्स मतलब हम हमारे पर्सन टू पर्सन ये वैरी करेगा. टाइडल वॉल्यूम अगर हम 500 ले, रेस्पिरेटरी रेट 12 ले और उसको टाइडल वॉल्यूम को डेड स्पेस से माइनस कर दे. डेड स्पेस, अब ये डेड स्पेस क्या होती है, तो डेड स्पेस द पार्ट ऑफ द ट्रैक वेयर नो गैसेस एक्सचेंज अकर. मतलब हमारे जो नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो कंडक्टिंग पार्ट है, वहाँ पे जो गैसेस जो है वो ट्रैवल कर रही है, वहाँ वो कोई भी एक्सचेंज में पार्ट नहीं ले रही है. गैसेस एक्सचेंज उस स्पेस में हो ही नहीं रहा है, उस स्पेस को हम लोग डेड स्पेस बोलेंगे. अब डेड स्पेस की नॉर्मल वैल्यू जो है वो 150 ml रहती है. तो अगर हम 500 माइनस 150 ml 150 ml इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल वैल्यू कितनी आएगी, 4.2 लीटर पर मिनट. ये हमारा हो गया एल्वियोलर वॉल्यूम. देन रेस्पिरेटरी मसल्स. रेस्पिरेटरी मसल्स दो टाइप की होती है, प्राइमरी और एसेसरी. प्राइमरी वो मसल्स जो एक्चुअली रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है. प्राइमरी मसल्स होती है
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम। और जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स होती है वो ये जो प्राइमरी मसल्स है उनको हेल्प करती है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्पिरेटरी मसल्स। इंस्पिरेटरी मसल्स में सबसे पहले डायफ्राम। डायफ्राम अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ एयर इनफ्लक्स, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होता है 75% एयर इनहेल करने के लिए। लोअर डोम इंक्रीजेस वर्टिकल डायमीटर। जब ये डोम शेप मसल जो डायफ्राम होती है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ एयर इनफ्लक्स। देन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रिब्स को एलिवेट करने के काम आती है। रिब्स को एलिवेट करेंगे उसे हम बकल हैंडल मूवमेंट भी बोलते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं कि क्या होता है इन डिटेल। एक्सपिरेटरी मसल्स। एक्सपिरेटरी मसल पैसिव ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग बट एक्टिव ड्यूरिंग फोर्स एक्सपिरेशन। अब क्या होता है ना कि जो हमारी इंस्पिरेशन होती है उसके लिए वो जो है वो हमारी एक्टिव प्रोसेस होती है, मतलब एक्टिव मतलब उसके लिए एटीपी रिक्वायर्ड होती है, मतलब हमको उसके लिए उस चीज के लिए हमारी जो एनर्जी है वो यूज करनी पड़ती है। बट जो एक्सपिरेशन है वो पैसिव प्रोसेस होती है, मतलब वो अपने आप होती है। एक्सपिरेशन हमेशा अपने आप होती है, नॉर्मल एक्सपिरेशन, फोर्स एक्सपिरेशन नहीं। फोर्स एक्सपिरेशन एक्टिव होती है। तो पैसिव ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग बट एक्टिव ड्यूरिंग फोर्स रेस्पिरेशन। तो एक्सपिरेटरी मसल्स में कौन सी मसल आती है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो कि रिब्स को डिप्रेस करेंगे, मतलब नीचे वाली मूवमेंट के लिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिस्पॉन्सिबल होगी, जो कि एक्सपिरेटरी मसल्स रहेगी। तो देखो यहाँ पे अपोजिट रिलेशन है। इंस्पिरेटरी मसल्स जो है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रहेगी और एक्सपायरेटरी मसल्स जो है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रहेगी। ठीक है। यहाँ पे एक्सेसरी मसल्स फॉर एक्सलेशन, यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ट्रांसवर्स thoracic मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, दिस आर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, रेक्टस एब्डोमिनिस इंटरनल ऑब्लिक, एंड दिस इज अंडर साइड में इंटरनल ऑब्लिक मसल। these are the accessory muscles of inhalation and primary muscles of inhalation is diaphragm। ठीक है। तो देखते हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। अभी अभी देखिए कि एक्सेसरी इंस्पिरेटरी मसल्स जो है वो स्टर्नोक्लेडोमास्टाइल, स्क्लेनी मसल्स और पेक्टोरल्स रहेगी। एक्सेसरी एक्सपिरेटरी मसल्स एब्डोमिनल रेक्टाइल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल। These three muscles are recruited during forced breathing, such as exercise, coughing, and straining during defection। ये जो है जब हमारी फोर्स ब्रीदिंग होती है तब एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स भी काम करती है। ठीक है। देन यूनिट्स ऑफ थोरैसिक केज। यूनिट्स ऑफ थोरैसिक केज में, अब यूनिट्स ऑफ थोरैसिक केज में मतलब थोरैसिक केज जो है वो जब मूवमेंट करेगा तब कौन सा पार्ट क्या मूवमेंट शो करेगा? ऐसा नहीं कि सबके सब ऊपर जाएंगे, ठीक है, सब जब रिब्स ऊपर जा रही है तब उसमें कौन सी मूवमेंट हो रही है, कौन से मसल्स वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं थोरैसिक लीड की। तो थोरैसिक लीड में थोरैसिक लीड का पार्ट है, तो थोरैसिक लीड कंसिस्ट ऑफ मैनिब्रम स्टर्नाई एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब। जो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब है और मैनिब्रम स्टर्नाई है वहां तक का जो पार्ट है वो थोरैसिक रिब में आता है, और वो क्या करेगा? एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर को इंक्रीज करेगा। कैसे? जब स्क्लेटनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके। तो जब हमारी इंस्पिरेशन होती है तब हमारे रिब्स कैसे होंगे? एनलार्ज होंगे। तो मतलब हम रिब्स एनलार्ज होंगे, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ाना है। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए थोरैसिक लीड वाला जो पार्ट है, मतलब मैनुब्रम स्टर्नाई से फर्स्ट पेयर ऑफ रिब तक का जो पार्ट है वहां पे स्क्लेनी मसल्स होती है। जब स्क्लेनी मसल्स जो है वो एसेसरी मसल्स है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ेगा, तो हमारा रिब एनलार्जमेंट होगा। अपर कोस्टल सीरीज। अपर कोस्टल सीरीज कंसिस्ट ऑफ सेकेंड टू सिक्स पेयर ऑफ रिब्स। यहाँ पे जो है पंप हैंडल एंड बकेट हैंडल मूवमेंट होगी, जिससे एंटीरियर पोस्टर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है। और यहाँ पे जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी वो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अपर कोस्टल सीरीज में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिससे एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो बढ़ेगा। ठीक है। लोअर कोस्टल सीरीज। लोअर कोस्टल सीरीज इज 7 to 10 पेयर ऑफ ribs, increases transverse diameter by a bucket handle motion. Then diaphragm. Diaphragm increases vertical diameter of the thoracic cavity during
इंस्पिरेशन, पंप एंड बकेट हैंडल मोशन। अब ये पंप हैंडल मोशन और बकेट हैंडल मोशन क्या होता है? तो हमारे रिब्स जिस तरीके से मूवमेंट करते हैं उसके हिसाब से पंप हैंडल मोशन जो हमारा हैंड पंप होता है उस तरीके का मूवमेंट शो करते हैं हमारे रिब्स। तो इसमें पंप हैंडल मोशन क्या है? स्टर्नम मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसी मूवमेंट याद रखना, दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन। Sternum moves. Direction of sternum is upward and forward in pump handle motion, which increases anterior posterior diameter. यहाँ पे आप देख सकते हो अपवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, मतलब ऐसी मूवमेंट हो रही है, इसलिए ये पंप हैंडल मोशन है। और बकेट हैंडल मोशन में क्या होगा कि रिब्स मूव अप एंड आउट लैटरली, अप और आउट मूव करेंगे, इंक्रीजेस ट्रांसवर्स डायमीटर एंड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर ट्रांसवर्स डायमीटर। अब ये बकेट हैंडल मूवमेंट जो है वो हमने देखे कि लोअर कोस्टल सीरीज में आती है और अपर कोस्टल सीरीज में पंप हैंडल और बकेट हैंडल मूवमेंट दोनों आती है। ठीक है, तो अपर कोस्टल सीरीज में सिर्फ पंप हैंडल मोशन ही आएगा। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। और सेपर साइड लंग्स मूवमेंट। अब लंग्स की मूवमेंट, तो लंग्स में ना प्रेशर क्रिएट होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर एंड पॉजिटिव प्रेशर। तो इंस्पिरेशन के वक्त thoracic enlargement leads to negative pressure increase. Lung expansion occurs as air is drawn into equalized pressure. अब ये नेगेटिव प्रेशर क्यों क्रिएट होता है? जब इंस्पिरेशन होती है तब जो लंग्स में जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, इसलिए उसको नेगेटिव प्रेशर बोला गया है। इसी वजह से एयर फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो एयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है और लंग्स में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब कम प्रेशर क्रिएट होगा, तो एयर अंदर जाएगी। ठीक है, और एक्सपिरेशन के वक्त रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज, thoracic वॉल्यूम डिक्रीजेस। जब thoracic वॉल्यूम डिक्रीज होगा तब इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर कैसे रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा रहेगा, इसीलिए वो एयर को बाहर पंप आउट कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसिव मूवमेंट हो रही है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हाइयर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। देन कोलैप्सिंग टेंडेंसी फैक्टर। अभी हमारे जो लंग्स है उसमें ना कोलैप्सिंग टेंडेंसी होती है। कोलैप्सिंग टेंडेंसी इन द सेंस, अगर तो फिर कोलैप्स मतलब तो लंग्स कोलैप्स क्यों नहीं होते हैं? वो मस्कुलर पैग लाइक है, तो फिर लंग्स कोलैप्स क्यों नहीं होता है एक्चुअल में? तो लंग्स के पास स्पेशल सुपर पावर्स होती है, उसके पास इलास्टिक रिकॉइल की टेंडेंसी होती है। इलास्टिक फाइबर्स इन द लंग टिश्यू ऑलवेज ट्राई टू रिकॉइल एंड कोलैप्स द लंग्स इनवर्ड, उसके पास रिकॉइल का कैपेसिटी होती है। Then surface tension. Fluid in the alveoli exert inward tension. Smaller sphere wants to collapse more. तो जो इनवर्ड टेंशन है वो क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स नहीं होते हैं। देन प्रिवेंटिंग फैक्टर, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर कीप्स लंग्स स्ट्रेच, और सर्फेक्टेंट्स भी रहते हैं विच रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। देन उसके बाद इंट्रा एल्वियोलर एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर। Intra-alveolar pressure जो है pressure within the alveoli. Intrapleural pressure is the pressure in the pleural cavity. Under normal condition, it is always negative. तो सबसे पहले इंस्पिरेशन के वक्त हमारे लंग्स में जो है वो नेगेटिव प्रेशर रहेगा, ड्रॉप्स बिलो एटमॉस्फेरिक। एक्सपिरेशन के वक्त हमारे लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर रहेगा, राइजेस अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के टाइम पे हमेशा हमेशा निगेटिव ही रहेगा, मतलब कंडीशन पे डिपेंड नहीं है, वो हमेशा निगेटिव ही रहेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम ही रहेगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? प्रिवेंट लंग कोलैप्स एंड एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी पंप फॉर वीनस रिटर्न। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर लंग कोलैप्स को प्रिवेंट करता है एंड एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी पंप फॉर वीनस रिटर्न। Then physiology of gas transport, oxygen carbon dioxide distribution mechanism. The alveolar gas exchange. Gases exchange occur via passive diffusion down partial pressure gradient. तो यहाँ पे बोला है पैसिव डिफ्यूजन मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यहाँ पे मेंशन है 159 mmHg है।
तो अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 159 mmHg है, तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना है 104। अभी हायर टू लोअर, इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर से एयर कहाँ एंटर करेगी, एल्वियोलाई में एंटर करेगी। अब एयर एल्वियोलाई में एंटर कर रही है, तो फिर उसके बाद वो जाएगी ब्लड कैपिलरी में। ब्लड कैपिलरी में क्यों जाएगी, क्योंकि वहां पे प्रेशर और कम है, दैट इज 40 mmHg। और वही CO2 की अगर हम बात करें, तो ब्लड कैपिलरी में CO2 का पार्शियल प्रेशर जो टिश्यूज के पास से आएगा, टिश्यूज के पास से ब्लड कैपिलरी में 40 mmHg का पार्शियल प्रेशर आएगा। अब वही जो CO2 है वो एल्वियोलाई में क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उससे भी कम पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg। और वही जो एल्वियोलाई का CO2 है वो एटमॉस्फेयर में क्यों जाएगा, क्योंकि वहां पे और कम ये है पार्शियल प्रेशर। एटमॉस्फेरिक CO2 पार्शियल प्रेशर है 0.3 mmHg। तो ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है, हायर टू लोअर। नाउ कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन। कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन में सबसे पहले आएगा फिजिकल सॉल्यूशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और तो दो टाइप में आएगा फिजिकल। इस यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हमारा प्लाज्मा के फॉर्म में डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा प्लाज्मा में। तो इसका प्लाज्मा के डिसॉल्व फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा, और निग्लिजिबल ट्रांसपोर्ट ओनली 2 to 3% ट्रांसपोर्ट होगा। इसकी वैल्यू 0.3 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, हर 100 ml ऑफ ब्लड में 0.3 ml ब्लड ही ट्रांसफ्यूज होगा। देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्राइमरी मेथड 97 से लेके 98% ऑफ ऑक्सीजन बाइंड टू आयन इन हीमोग्लोबिन। मतलब जो ऑक्सीजन बाइंडेड फॉर्म में रहेगा आयन के साथ इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडेड फॉर्म में रहेगा उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कितना होता है 90 to 97 से 98% का ट्रांसपोर्ट होता है। और ये ना इसको कंफ्यूज मत होना ऑक्सीडेशन के साथ, क्योंकि ऑक्सीडेशन एक डिफरेंट प्रोसेस है, दिस इज ऑक्सीजनेशन। यहाँ पे बॉन्ड्स जो है वो लूज होते हैं, इसलिए टिश्यू के पास जाकर ये बॉन्ड जो है वो आसानी से खुल जाते हैं। तो हमारे ब्लड में मेजर ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू ही होता है। देन ऑक्सीजन कैपेसिटी। ऑक्सीजन कैपेसिटी मैक्सिमम ऑक्सीजन बाउंड बाय हीमोग्लोबिन 1 ग्राम Hb fully saturates बाइंड 1.34 ml ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन। सो एक एक ग्राम हीमोग्लोबिन को फुल्ली बाइंड होने के लिए 1.3 ml ऑक्सीजन लगती है। तो 15 ग्राम Hb को 20 ml ऑक्सीजन बाइंड करेगी, मतलब 100 ml ऑफ ब्लड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट O2 कंटेंट कंपैरिजन। यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन Hb, ऑक्सीजन इन Hb कितना रहेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये सारों का कंपैरिजन टेबल दिया है। देन द बोज इफेक्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। Hemoglobin binding affinity for oxygen is inversely related to concentration of carbon dioxide and acidity। मतलब हीमोग्लोबिन बाइंडिंग अफिनिटी, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन कितनी जल्दी बाइंड करेगा, कितना ज्यादा बाइंड करेगा, वो इनवर्सली डिपेंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन पे और उसके पीएच पे। हायर CO2 एंड लोअर पीएच, अगर CO2 ज्यादा रहेगा तो पीएच कम रहेगा, कॉजेज द कर्व टू शिफ्ट टू द राइट। मतलब ये हमारा जो नॉर्मल कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट करेगा, जस्ट बिकॉज अगर हमारा CO2 का कंसेंट्रेशन और पीएच ज्यादा बढ़ गया तो इससे क्या होगा कि Hb रिलीजेस ऑक्सीजन मोर रेडिली टू एक्टिव टिश्यू। मतलब तो बोर्स इफेक्ट होने पे ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन को एचबी से अलग करना है। मतलब जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब टिश्यू के पास ऑक्सीजन को छोड़ना भी तो पड़ेगा। तो टिश्यू के पास ऑक्सीजन को छोड़ना है तो क्या होता है कि वहाँ पे पीएच जो है वो हमें अचानक से कम हो जाता है। तो जहाँ पे पीएच कम हो जाएगा ना तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ देगा। तो इसी को बोलते हैं, और ये कहाँ पे होगा, टिश्यूज के पास होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत तो टिश्यूज को ही होती है। So this is called as force effect. So increased carbon dioxide level lowers the pH of the blood. This affects the ability of hemoglobin subunits to transfer and release oxygen.
A lower pH causes hemoglobin to release more oxygen to muscle and tissue. मतलब जो लोअर पीएच है वो मजबूर करेगा हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन छोड़ने के लिए कहाँ पे मसल्स और टिश्यूज के पास, क्योंकि उनको जरूरत होती है ऑक्सीजन की. अ हायर पीएच कॉजेज हीमोग्लोबिन टू होल्ड ऑन टू मोर ऑक्सीजन. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड. ये हमारा जो है वो नॉर्मल कर्व है. नॉर्मल कंडीशन में अगर CO2 का कंसंट्रेशन टिश्यू, तो अभी हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते होते कहाँ पे आएगी, टिश्यूज के पास. तो जब हमारी ऑक्सीजन टिश्यूज के पास आएगी तब क्या होगा कि CO2 का कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ जाएगा. ड्यूरिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो पीएच जो है वो कम हो जाएगी. तो पीएच कम हो जाने से हीमोग्लोबिन जो है वो अपना शेप जो है वो चेंज कर लेंगे. तो दिस विल रिड्यूस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग है वो हीमोग्लोबिन की टूट जाएगी. तो इससे क्या होगा कि दिस इज गोइंग टू इंक्रीज ऑक्सीजन अनलोडिंग एट टिश्यू लेवल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बोल्स इफेक्ट. इस साइड में परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन रहेगा और दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया. अभी बात आएगी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पे. ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हैज दिस फोर वे, इज डन इन फोर वेज. फर्स्ट इज डिसॉल्व फॉर्म. डिसॉल्व फॉर्म हमारा ऑक्सीजन में भी था, वो तो निग्लिजिबल 2 to 3% ही ट्रांसपोर्ट करता था. यहाँ पे भी डिसॉल्व प्लाज्मा फॉर्म में, प्लाज्मा में 7 to 10% ऑफ CO2 जो है वो डिसॉल्व प्लाज्मा फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा. देन कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में. कार्बोनिक एसिड मिनिस्क्यूल अमाउंट, मतलब बहुत ही कम अमाउंट, वेरी स्लो रिएक्शन इन प्लाज्मा. बाइकार्बोनेट आयंस जो है, बाइकार्बोनेट आयन में दिस इज द प्राइमरी मेथड. ऑक्सीजन में प्राइमरी मेथड जो है वो कौन सी थी, ऑक्सीमोग्लोबिन, राइट. बट तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मेथड कौन सी है, बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू CO2 ट्रांसपोर्ट होगा मेजरली. तो 60 to 70% of CO2 is transported by bicarbonate ion very rapid in RBC due to carbonic anhydrase enzyme. कार्बो अमाइनो कंपाउंड कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट की. तो क्लोराइड शिफ्ट एक प्रोसेस है जिसमें टिश्यू पर आरबीसी के अंदर से बाइकार्बोनेट आयन बाहर प्लाज्मा में चले जाते हैं और उनकी जगह क्लोराइड आयन जो होते हैं आरबीसी के अंदर आ जाते हैं. ये इलेक्ट्रिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए होता है. तो सबसे पहले CO2 टिश्यू से आता है, मतलब CO2 जो हमारे ये टिश्यू और ब्लड कैपिलरी लेवल पे रहेगा. क्लोराइड शिफ्ट को हैमबर्गर फेनोनिमा भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होएगा, टिश्यू से CO2 आएगा, टिश्यू जो है वो CO2 प्रोड्यूस करेंगे. तो CO2 टिश्यू से आता है. जब बॉडी के टिश्यू रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 प्रोड्यूस होता है, तो वो यहाँ पे आरबीसी में आएगा. देन वो कार्बन आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, तो वो कार्बोनिक एसिड बना देगा, H2CO3 इस कार्बोनिक एसिड. तो जब कार्बोनिक एसिड बनेगा तब वो बहुत अनस्टेबल होता है, तो वो टूट जाता है. तो कार्बोनिक एसिड जब टूटेगा तो वो HCO3- और H+ आयन देगा. अब H+ क्या करता है, ये H+ आयन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है जिससे ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है. तो ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा क्योंकि इसको पीएच मेंटेन करना है. बाइकार्बोनेट बाहर निकलता है. अब ये अब आरबीसी के अंदर जो ये बाइकार्बोनेट आयन है HCO3- ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए प्लाज्मा में बाहर चले जाते हैं. प्लाज्मा में बाहर चले जाते हैं, ठीक है. लेकिन अगर निगेटिव चार्ज बाहर चला गया तो आरबीसी के अंदर इलेक्ट्रिकल बैलेंस तो हो जाएगा. तो इसके वजह से क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट होता है, मतलब एक क्लोराइड जो है वो अंदर आता है. इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोरीन आयन जो है वो प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आ जाता है. इस एक्सचेंज को क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं, ठीक है. तो ये टिश्यू लेवल पे होता है. अब देखो, अब नेक्स्ट इज हेल्डेन इफेक्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट. अब हेल्डेन इफेक्ट में क्या होता है कि द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन टेंड्स टू डिस्प्लेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड. तो ये लंग लेवल पे होता है. हेल्डेन इफेक्ट जो है वो लंग्स लेवल पे होता है. जब लंग्स में
ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से CO2 के साथ हीमोग्लोबिन का डिटैचमेंट हो जाता है। तो oxygenated Hb is stronger acid. Acid Hb has less tendency to combine with CO2. Excess H plus ion combine with bicarbonate ion to form CO2, which then expire. ठीक है, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं कि लंग लेवल पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होना चालू हो जाता है, जिसके वजह से CO2 छूटने लगता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, दिस ग्राफ। और यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन बता रहे हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ किस रेट से कंबाइन कर रहा है। तो लंग लेवल पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सैचुरेशन समय के साथ बढ़ रहा है, एज यू कैन सी। तो उसी लंग में ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ रहा है, तो CO2 जो है वो अकेला छूट रहा है। मतलब CO2 मॉलिक्यूल्स भी लंग्स में ऑक्यूपाई हो रहे हैं, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी बढ़ रहा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पे बढ़ गया, मतलब टाइम के साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी बढ़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ रहा है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर रहा है, इसकी वजह से CO2 अकेला छूट रहा है और इसका प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे हेल्डेन इफेक्ट शो हो रहा है। तो इसी फेनोमेना को हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। समरी ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर की समरी है कि कौन सी जगह पे कितना पार्शियल प्रेशर रहेगा। देखो, हमने ऑक्सीजन का फ्लो देखे थे, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर में 159 रहेगा, तो हायर लोअर 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 एंड अगेन टिश्यू पे और कम रहेगा, इसलिए वो टिश्यू के पास चला जाएगा। यहाँ पे CO2 में उल्टा रहेगा, मतलब हाई टिश्यू लेवल पे हायर, देन वेनस ब्लड में हायर, देन ब्लड में कम रहेगा, तो वो वेनस ब्लड से फिर वहाँ पे आर्टेरियल ब्लड में जाएगा। देन यहाँ पे एल्वियोलर एयर, देन एटमॉस्फेयर में और कम। यहाँ पे दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम till physiology of respiration. These topics are going to be covered in the next video. So see you in part 2. Thanks for watching.